उन सब में दोनों का मिक्सर रहेगा। तो मतलब लाभ हानि पे बेस्ड आपका नया चैप्टर आज की क्लास में स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको हम लोग डिस्काउंट कहेंगे, जो पूरी तरह से लाभ और हानि पर ही आधारित है। ये मत सोचिएगा नया टॉपिक पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको समझिएगा, ठीक है। मैं छूट रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कहा कि आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ये मत समझिएगा कि यहाँ पे लाभ और हानि, देखिए जैसे अभी इन्होंने पूछा लाभ हानि में बेईमानी का पॉइंट्स नहीं बताया गया, तो जाहिर सी बात है उस चीजों को अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि हम फिनिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि हर चीज डिपेंडेंट होती है, कई सारी चीजों को हम एक समय पर यथास्थिति के अनुसार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, जिससे कि कुछ चीजें अस्पष्ट हो जाती हैं, तो आपको समझ में आएगा। डिस्काउंट कोई नया नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि लाभ और हानि का ही पार्ट है, क्योंकि आज कुछ पीडीएफ भेजा जा रहा है और उसमें इन तरह के प्रश्नों का भी यूज है और लाभ हानि का यूज यहां पर भी पूरी तरह से अप्लाई किया गया है, इसलिए इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए डिस्काउंट को अच्छी तरह से समझते हैं और सीखते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग छूट कहते हैं या तो हम लोग बट्टा कहते हैं। अब आप ही समझिए कि हमने आपको पढ़ाया था कि लाभ और हानि वही फेस करता है जो दुकानदार होता है। दुकानदार जब यहाँ पे सामान को खरीदता है और सामान को बेचता है, तब उसे जाकर के लाभ होता है या हानि होती है, अब आपको पता है। तो जाहिर सी बात है दुकानदार हमेशा जो खरीद दाम होती है, जितने में खरीद कर लाया होता है, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार कोई है, उसने जाकर के एक सामान खरीदा 500 रुपए में, अब आप समझिएगा तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 500 में खरीद कर लाया और उसने कहा भैया सबको बताया कि देखो 500 रुपए का मैंने सामान खरीदा है और आपको मैं 700 रुपए में बेचूंगा। ऐसे में तो कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा कि हम 700 रुपए में सामान खरीदें। 700 रुपए में आप तब तक तैयार नहीं होंगे जब तक दुकानदार 1000 उसका दाम नहीं बताएगा। मतलब अगर ज्यादा बताएगा तो कम में देगा तो आप तैयार हो जाएंगे खरीदने के लिए। ये बताएगा ईमानदारी के साथ कि मैंने 500 में सामान को खरीदा है और मैं भी अपना फायदा इससे चाहता हूं, क्योंकि मैं दुकान कर रहा हूं, ये मेरी जॉब है, तो हम इस सामान को 700 में बेच रहे हैं, तो आप बिल्कुल से तैयार नहीं होंगे उस सामान को खरीदने के लिए। तो पूरे लाभ और हानि का चैप्टर अगर हम डिस्काउंट पे डिपेंडेंट करते हैं तो पूरी तरह से इसी पे बेस्ड होता है। और पूरा डिस्काउंट का चैप्टर 2 से 3 चीजों पर आधारित होता है। जैसे लाभ और हानि पढ़ते थे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की उपयोगिता होती थी, क्रय मूल्य का प्रयोग किया जाता था और विक्रय मूल्य का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम डिस्काउंट पढ़ते हैं तो हमें केवल और केवल 3 पहलुओं को नोटिस करना पड़ता है। जैसे आप सबको पता है कि चेन होती है, साइक्लिंग होती है। कैसे होती है कि एक सामान को बनाता है, आप सबको पता है एक मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान को बनाता है। मैन्युफैक्चरर के बाद उस सामान को कहीं पे भेजा जाता है, आप समझिएगा। मैन्युफैक्चरर एक निर्माता होता है जो सामान को सबसे पहले, पूरे व्यवसाय का सिस्टम यही है, एक मैन्युफैक्चरर है और उसके बाद कई लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद एक होलसेलर है, सपोज करिए। होलसेलर के बाद कहिए एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर के बाद तब जाके कस्टमर है। इस टाइप की एक चेन बनती है सामान को हम तक पहुंचने के लिए। जब यहाँ सामान बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक एमआरपी फिक्स की जाती है, मार्क प्राइस फिक्स की जाती है, और एमआरपी पे डिस्काउंट देकर के इसको बेचा जाता है। ये भी एमआरपी दुनिया को दिखाता है और इस पे डिस्काउंट देकर के होलसेलर को बेचता है। ये भी सबको एमआरपी दिखाता है और इस पे डिस्काउंट देके शॉपकीपर को बेचता है। शॉपकीपर भी हमको एमआरपी दिखाता है, क्योंकि हम सही तो कस्टमर हैं, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं। तो हमको सामान को एमआरपी पे ही दे दिया जाता है। जैसे कोई एक दवा हम खरीदते हैं तो ज्यादातर हम लोग एमआरपी पे ही सामान को खरीद लेते हैं, मार्क प्राइस पे खरीद लेते हैं, जबकि दवा हम तक पहुंचने में कई सारी चेन क्रॉस करती है और हम लोग एमआरपी पे अगर ले आते हैं तो इसका मतलब एक बहुत बड़े लेवल का डिफरेंस होता है मैन्युफैक्चरर से हम तक पहुंचने में। ये सब चीजें यहाँ पे डिस्काउंट पे आधारित थी, यहाँ पे हर जगह पे छूट का पैटर्न चलता रहा है। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर के जब हम अपने चैप्टर के हिसाब से डिस्काउंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पूरा डिस्काउंट 3 पदों पर, 3 टर्म्स पे डिपेंडेंट होगा। सबसे पहले सामान खरीदा जाता है, आप सबको पता है एक दुकानदार सर्वप्रथम सामान खरीदता है, खरीद करके उस सामान को एक निर्धारित दाम अपने हिसाब से अंकित करता है। अब आप देखिएगा एमआरपी, मेरी बात समझिएगा। एक दुकानदार सबसे पहले सामान को खरीदा, खरीदने के बाद उसने उस सामान के लिए एक दाम निर्धारित किया, एमआरपी जिसको कहते हैं, और फाइनली उसने उसको बेचा मतलब एसपी, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब आप समझिएगा सामान, जैसे कोई दुकानदार, अगर मान लीजिए कभी भी एक चीज मैं बता दूं, कोई दुकानदार अपने खरीद दाम को नहीं बताता है कि हमने कितने में खरीदा है। सपोज करिए एक दुकानदार ने किसी सामान को 200 रुपए में खरीदा,
200 में खरीदने के बाद ला करके उसको उसने 500 रुपए अंकित किया, उसके ऊपर प्रिंट लगाया, एक स्टिकर नया नया लगा दिया 500 रुपए, और जब हम गए तो उसने हमको कुछ छूट देकर उस सामान को 400 रुपए में बेच दिया। अब आपको खुद ही एहसास हो रहा होगा कि यहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ। अब आपने देखा कि एक दुकानदार 200 रुपए में सामान खरीदकर 500 रुपए अंकित करके 400 रुपए में बेचा, अर्थात अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो उसको 200 रुपए का लाभ हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 रुपए का लाभ हुआ। हो सकता है दुकानदार उस सामान को 300 में भी बेच देता, 300 में बेच देता, तब भी उसे 100 रुपए का लाभ हो जाता, और 100 रुपए के मतलब तब तक वो बेचेगा जब तक उसे लाभ होता रहेगा। अब आप हर चीज को क्लियर करते हुए चलिएगा, मैं हर पॉइंट को आपको समझाता हुआ चलूंगा। चलिए पूरी तरह से अच्छी समझिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या स्थिति स्पष्ट होती है, क्या क्या चीजें बन के आती हैं। तो यहाँ पे हम इन चीजों को केवल इतने पे ही नहीं आधारित करेंगे, हम यहाँ पे प्रतिशत का प्रयोग करेंगे, अलग अलग कंडीशंस नोटिस करेंगे, हर स्थिति को नोटिस करके हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को अच्छी तरह से सीखेंगे। जैसे मैंने आपको फिर से बता दिया कि सामान खरीदा गया, खरीद कर सामान के दाम को अंकित किया गया, अंकित मतलब प्रिंट किया गया, उसके बाद डिस्काउंट देकर छूट देकर बेचा गया, अंतिम में लाभ और हानि को सोचा गया, प्लान किया गया कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, और कितने हो रही है, कितने परसेंट की हो रही है, इन सारी चीजों को हम नोट करते हैं। तो सर्वप्रथम लाभ और हानि चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें सर्वप्रथम 2 पॉइंट्स को नोटिस करना पड़ेगा। सबसे पहली स्थिति, पहली कंडीशन हम लोग यहाँ पे लेकर चलने जा रहे हैं, जो जनरल हम लोग फेस करते हैं। अभी टेक्निकल अगर ना घुसे तो सबसे पहले जनरल की बात करिए तो हम लोग क्या करते हैं। हम सपोज करिए किसी दुकान में जाएं और वहां पे हमको एक सामान पसंद आया जिसको मुझे खरीदना था। हमने देखा कि उसके ऊपर एक एमआरपी, उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था, मतलब वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसको हम लोग यहाँ पे मार्क प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य एमपी जिसको हम या मार्क प्राइस कहते हैं, हमको दिया गया है। दुकानदार ने हमको उस वस्तु को, हमने जैसे उसने देखा कि हमने देखा वहां पे 1500 रुपए उसके ऊपर अंकित था, 1500 रुपए अंकित था, और दुकानदार ने हमको उस वस्तु को बेच दिया 1200 रुपए में, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य गिवन हो, मतलब 2 स्थितियां हमारे सामने पता है। हमने देखा कि उसने हमको 1200 रुपए में उस सामान को बेच दिया, तो हमारे पास स्थिति क्या हो गई, अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य था मतलब एमपी था, तथा विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य मतलब एसपी था, मतलब जितना सामान का दाम बताया गया वो हमको पता था, जितने में दुकानदार हमको बेच रहा था वो पता था। ऐसी स्थिति में हमने नोटिस किया कि जो मेरा एमपी है, अंकित मूल्य है, वो ज्यादा है विक्रय मूल्य से, क्योंकि जितने में दिखा रहा है दुकानदार उतने में सामान हमको नहीं बेच रहा है, इसका मतलब वो हमें कम में करके बेच रहा है। तो ऐसी स्थिति में छूट उत्पन्न होती है, और इस छूट का मान एमपी माइनस एसपी हो जाता है, उस छूट का मान एमपी माइनस एसपी हो जाता है। जैसे आप इस स्थिति की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि सामान को 1500 रुपए प्रिंट करके रखा गया था, 1200 रुपए में बेचा गया था, अर्थात उस दुकानदार ने छूट दी है, वो भी कितने परसेंट, कितने रुपए की, 1500 माइनस 1200 रुपए की, अर्थात 300 रुपए की छूट दी है। एक सबसे बेहतरीन, सबसे बेसिक पॉइंट जिसको कह सकते हैं कि वस्तु का हमें निर्धारित दाम पता हो और वस्तु का विक्रय मूल्य पता हो, ऐसी स्थिति में हम छूट को पता कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं होती है, आपको डायरेक्ट अमाउंट नहीं पता होता है। ऐसी स्थिति में जो पहली कंडीशन थी आपने नोट करी कि वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य हमको दिया गया हो, और हमने नोटिस किया कि अंकित मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से अधिक है, अर्थात छूट हो गई। और छूट को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहें, छूट का अगर मैं प्रतिशत निकालना चाहूं तो जैसे हम लोग लाभ और हानि में पढ़ते थे, सेम टू सेम यहां भी पढ़ा जाएगा। हम सिंपल सा लिखेंगे छूट गुणे 100 बटा एमपी, क्योंकि छूट किस में दी गई है, अंकित मूल्य में दी गई है, अर्थात छूट गुणे 100 बटा एमपी किया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा था कि मार्क प्राइस आपका 1500 था और आपने सामान को 1200 रुपए में बेचा था, अर्थात आपको जो छूट हुई है वो आपकी 300 रुपए की छूट हुई है। अब इस छूट का अगर मुझे प्रतिशत ज्ञात करना है तो छूट का प्रतिशत आपका 300 गुणे 100 बटा 1500 हो जाएगा। अब आपने 200 ने खत्म किए, 3 बचे 15, अर्थात आपने 20% की छूट दी है, मतलब उस दुकानदार ने 20% का छूट ऑफर किया है, और 20% का छूट यहाँ पे इस वस्तु के ऊपर। सबसे बेसिक चीज थी, सबसे बेसिक और सबसे
कॉमन चीज थी जो जनरल हम लोग यहाँ पे फेस करते आए हैं। लेकिन एक कंपटीशन के हिसाब से भाई देखिए आपको सबको समझना, इसलिए इन सारी चीजों को गहराई से समझाना पड़ता है, इन सब चीजों को बताना पड़ता है। तो आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, हम डिक्लेयर करेंगे छूट क्या होगी, हम डिक्लेयर कर सकते हैं छूट की प्रतिशत क्या होगी। ये पहली स्थिति आपके सामने आई। तो पहली स्थिति में कोई खास चीज नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, देखिए एक चीज फिर दिमाग में रख लीजिएगा, अभी हम केवल और केवल एमपी और एसपी की बात कर रहे हैं। मतलब सामान हम खरीदने गए दुकान पर, सामान का दाम बताया गया और सामान पे छूट देकर के सामान को कितने में बेचा जाना ये बताया गया। हम छूट का प्रतिशत अपने आप से अपने हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं। बात को आप समझिएगा। दूसरी कंडीशन की बात करें, सेकेंड टाइप। सेकेंड कंडीशन में हमने देखा जब एमपी मतलब मार्क प्राइस तथा छूट का प्रतिशत दिया गया हो, छूट प्रतिशत दिया गया हो, एमपी तथा छूट का प्रतिशत दिया गया हो। अब देखिएगा, अब आपको यहां भी ध्यान देना है कि छूट का जो प्रतिशत रहता है वो आपको कैसे समझ में आया। मतलब जैसे एमपी आपको पता, जैसे हम गए किसी दुकान पर, वहां पे किसी वस्तु का दाम हमको पता है, ऐसी स्थिति में हमको एसपी निकालना होगा, विक्रय मूल्य निकालना होगा। कहने का मतलब हमको एमपी पता है और छूट का प्रतिशत पता है, हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए डायरेक्टली रूल के अनुसार एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100 कर देना होता है, जो कि एकदम से बेसिक नियम होता है। जैसे प्रतिशत में हम कमी करते थे, वैसे अंकित मूल्य में कमी कर देने से हमें विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। जो नॉर्मली आप लोग जानते थे कि आप बेसिक तौर पे कर सकते, जैसे किसी वस्तु का एमपी, आप गए सामान खरीदने, 12,500 रुपए अंकित था, आपसे कहा गया कि भैया इस सामान को बेचने के बाद, बेचने के दौरान हम आपको 30% की छूट देते हैं। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब आप इसको प्रतिशत की कमी के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो अंकित मूल्य है आपका 100% माना जाएगा। 30% की कमी के बाद आप जब वस्तु को बेचेंगे तो 70% में बेचेंगे, इसलिए यहां पे इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली देख सकते हैं 12,500 गुणे 30% कम करेंगे तो 70/100 हो जाएगा। आप 2 शून्य खत्म कर सकते हैं, 1 शून्य बना, 7 पच्चे 35, अरे 3, 7 दूना 14, 3 17 कैरी 1, 7 1 के 7 1 8। वह सामान हमको 8,750 रुपए में प्राप्त हो जाएगा अगर हम उस सामान पे 30% की छूट पाते हैं। तो 8,750 रुपए को डायरेक्टली भी आप ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको प्रतिशत पे ले जाकर जोड़ें या लाभ हानि पे ले जाकर के जोड़ें तो सेम अप्रोच है, सेम कॉन्सेप्ट है। कैसे है, आप जनरल वे में सोच लीजिए। आप कमी करने जा रहे हैं, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि कोई सामान का दाम निर्धारित था और आप उस सामान के दाम में कमी करना चाहते हैं 30% की। 30% की कमी करने का मतलब इस सामान के दाम को कुछ ऐसे, जैसे भिन्न की हिसाब हम लोग नोटिस करते थे कि 3/10 बना लेते थे। 3/10 का मतलब इसको हम लोग यहाँ पे उस समय वर्तमान मान माना करते थे, मतलब इसको एमपी मान लीजिए, इसको आप छूट मान लीजिए, इसको छूट मान लीजिए, तो विक्रय मूल्य आपका यहाँ पे इसके हिसाब से देखा जाए तो 7 हो जाएगा। विक्रय मूल्य यहाँ पे 10 में से 3 घट करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, आपका जो 10 का मान है वो 12,500 है, 10 का मान 12,500 है, आपको 7 का मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट काट करके आप उत्तर बता सकते हैं, 0 7 पच्चे 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 1 के 7 1 8। 8,750 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो आप तुरंत इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। इसी में रिवर्स भी हो सकता है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। रिवर्स स्थिति में थर्ड कंडीशन हम कह रहे हैं कि जब विक्रय मूल्य तथा छूट का प्रतिशत दिया गया हो, छूट प्रतिशत दिया गया हो। जैसे हम ऐसे बात करें कि अगर गए सामान खरीदने और उसने हमसे कहा कि आपको हम 15% की छूट देकर, 20% की छूट देकर इस सामान को इतने रुपए में दे रहे हैं, तो आप उससे पूछेंगे भैया इसका अंकित मूल्य आप ज्ञात करो, बताओ अंकित मूल्य कितना था। तो हमको विक्रय मूल्य पता है तथा छूट का प्रतिशत पता है। ऐसी स्थिति में जो नियम बनता है, उस फार्मूले की बात अगर करा जाए, जो हम कभी नहीं आपको सजेस्ट करेंगे, उसको याद करिए, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि इसका एमपी कितना हो जाएगा। जब याद करिए, मैंने एक फार्मूला लिखाया था कि हानि हुई थी और हमें यहाँ पे एसपी पता था और हानि का परसेंट पता था, तो हम क्रय मूल्य निकाल लिया करते थे। कैसे निकालते थे, हानि मतलब यहाँ छूट जो परसेंट में आई है, छूट गुणे 100 कर देंगे, सॉरी एसपी, एक सेकेंड,
आप यहां पे क्या करेंगे, जो आपका विक्रय मूल्य है, क्योंकि वो छूट के बाद है, तो आप लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे। 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे जो परसेंट में है, तो आपको उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा, जिसमें छूट दी गई थी वो हमको पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं कि किस तरह की स्थिति यहां पे बन सकती है। जैसे हमने कहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की छूट देकर 15% की छूट देकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की छूट देकर 7,225 रुपए में बेचता है। 7,225 रुपए में बेचता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य क्या होगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया अंकित मूल्य क्या होगा। बात समझिएगा आप सब लोग। 15% की छूट देकर 7,225 रुपए में बेचता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, आप लोग को उत्तर देना था। अब आप समझिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, और इसका उत्तर आप लोग बताने का भी प्रयास करिए जितने लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने नियम की बात करी तो नियम आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको सिंपल सा यहाँ पे बताया है कि 15% की छूट हुई है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज आपका 15% है। जो आपका विक्रय मूल्य है, एसपी है, वो 7,225 रुपए है। हमको ज्ञात करना क्या है, एमपी, उसका अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए कुछ लोग हमें उत्तर भी बता रहे हैं कि अंकित मूल्य हमें 8,500 कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 9,500 बता रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे कर सकते हैं इसको, हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे इस अंकित मूल्य एमपी को ज्ञात करने के लिए जो नियम लिखा है इसको अप्लाई अगर हम लोग करें तो हम यहां पे बताएंगे एसपी जो 7,225 है गुणे 100 करेंगे बटा 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 85 हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 85 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं 85 का वर्ग होता है 7,225। 85 का 8 9 72, 5 5 25, ये आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली 85 आ जाएगा। 85 को 100 से गुणा करेंगे तो इस वस्तु का अंकित मूल्य 8,500 आ जाएगा। मतलब 8,500 उस वस्तु का क्या आ जाएगा, विक्रय अंकित मूल्य आ जाएगा, कि अंकित मूल्य यहाँ पे 8,500 होगा। प्रदीप वर्मा कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे, क्या बात है। अरे यार डिस्काउंट चल रहा है भैया, डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ चलिए देखिएगा आप सब लोग क्या पढ़ा रहे हैं, इसको कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है। प्रदीप जी डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है कि वस्तु का अगर मेरे पास कभी कभी अंकित, हमें पता है कि कितने % की छूट देकर बेची जा रही है और कितने में बेची जा रही है, मुझे अगर पता है तो मुझे ये ज्ञात करना हो कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था उसको ज्ञात करने के लिए आप इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। अब इस नियम को और अगर गंभीरता से आप समझिए तो कुछ ऐसे भी सोच सकते थे, आप ध्यान दीजिएगा कैसे सोच सकते थे, आप इसको समझिए। हमने कहा कि हमने छूट जो दी है वो छूट का जो प्रतिशत है वो 15%। जैसे आप कभी दुकान पे जाएं और दुकानदार ने आपसे कहा कि 15% की छूट दे रहा हूं और सामान मैं आपको 7,225 रुपए में दूंगा। हमसे दुकानदार ने, हमने कोई सामान खरीदने के लिए प्लान किया था, गए दुकान पे तो उसने हमसे कहा 7,225 का सामान है ले जाइए, लेकिन याद रखिए कि मैंने आपको सामान पे आपको विक्रय मतलब आपके इस दाम पर जो एक्चुअली इसका दाम था उसमें मैंने 15% की छूट दी है। तो मैं उससे पूछूं भैया आप मुझे अंकित मूल्य बता दीजिए, कितना था उसका दाम तो बता दीजिए, मुझे आइडिया तो रहे। तो उस अंकित मूल्य को पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको समझिएगा। इसके लिए पहले चीज सोचिए, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पे निर्धारित हम कर रहे हैं जिसको, उसको हम 100 मान लेते हैं, ऐसे जनरली सोच लेते हैं, क्योंकि छूट मतलब कमी करता है। आप जब छूट देकर सामान बेचते हैं तो आप 100 में कमी करते हैं, जैसे 15 कम करेंगे तो 85 हो जाएगा। अब आप समझिएगा कि हमको 85 वाला दाम पता है कि कितने में बेचा गया, ये मुझे पता है 7,225 पता है। हमसे पूछा गया भैया अंकित था कितना, जब इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो 85 आया, 85 को मैंने 100 से गुणा किया तो 8,500 उस वस्तु का दाम रहा होगा। इसमें 15% की कमी करके 7,225 रुपए में वस्तु को बेचा गया होगा। स्पष्ट है। अब आप एक चीज और समझिए, अगर हम इसको नॉर्मली लेके चलते, क्योंकि देखिए मैंने यहां पे समझाया था आप लोग को, ठीक है, यहां पे परसेंट को हमने यहां पे समझाया था कि आपको जो है कैसे करना था। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में इन सब चीज का यूज कर रहे थे और इतना समय हम लोग नहीं लॉस कर सकते हैं कि हम इसी चीज को बहुत गहराई से लेके चले।
फिर भी गहराई से लेने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब आप गंभीरता से समझिएगा तो इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि छूट अगर 15% की है तो 15 बटा हम 100 कर दें, इसको 15 बटा 100 भिन्न बना ले, 5 या 15 होता है, 5 भी सामने 100 होता है। कहने का मतलब अगर दाम उसका 20 रहा होगा तो 3 कम करके 17 में बेचा गया है। बात समझिएगा, दाम अगर 20 रहा होगा तो 3 कम करके 17 में बेचा गया है। 17 का दाम 7,225 है। 17 का दाम जो है वो 7,225 है। 7,225 है। अब देखिएगा, अब यहां पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करें 17 से, मुझे 20 का दाम पता करना है। 17 त्रिक 51, 17 चौके 68 होता है, 4 बार गया, 4 2 बचेगा, 17 दूना 34 और 17 दूना 34 हो गया। आपके पास देखिए फिर से दे दी, 17 दूना 17 चौके 68, 68 4 72, 4 2 17 दूना 34, 34 8 42, 17 25 85। 425 को 20 से गुणा कर दीजिए तो इसका दाम मुझे प्राप्त हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8। 8500 रुपए उस वस्तु का दाम रहा होगा। कंफर्म है, 8500 उस वस्तु का दाम रहा होगा। एक क्वेश्चन और आप लोग कंफर्म कर लें इसी को देख करके, तो आपको हम भी समझ जाएं कि आप लोग स्पष्ट कर रहे हैं, आप लोग क्लियर कर रहे हैं कि कितना हो जा रहा है और कैसे इसको हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। फिर से एक प्रश्न आपके सामने दिया गया कि किसी वस्तु को यदि 25% की छूट देकर बेच रहे हैं, 25% की छूट देकर, बात समझिएगा, किसी वस्तु को 25% की छूट देकर 1125 रुपए में बेचा जा रहा है। किसी वस्तु को 25% की छूट देकर 1125 रुपए में बेचा जा रहा है। 1125 रुपए में बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए फिर से आप समझिएगा, हम सपोज करिए किसी दुकान पे गए, अब आप लोग उत्तर बताएंगे इसका कितना आएगा। समझिएगा, हम गए दुकान पे तो हमको उसने कहा कि हम 25% की छूट दे रहे हैं। देखिए उत्तर बहुत बढ़िया, हमें तमाम सारे लोग उत्तर बता रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले संजीव जी बताए हैं और फिर सूरज जी बताए हैं, संदीप कुमार सरोज बताए, अभिषेक कुमार बताए हैं, तमाम सारे लोग मुझे उत्तर बताते जा रहे हैं। मैं आपको एक बार समझा दूं कि इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, सब प्रतिशत वाला ही यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा गहराई समझिए। हम आपको हिंट कर रहे हैं, आप जब एक बार समझ लेंगे तो आप अप्लाई करने लगेंगे। समझिएगा क्वेश्चन का सिस्टम क्या है। कहा गया 25% की छूट देकर बेचने पर 1125 रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसने हमसे कहा कि अंकित मूल्य क्या रहा होगा। बात को समझिए, हम गए दुकान पे तो उसने कहा कि 25% की छूट ले लीजिए और हम आपको सामान 1125 में दे देंगे। आपने पूछा कि बताइए इसका दाम क्या था वास्तविकता में, तो आप दाम ज्ञात करने के लिए आपके पास सिस्टम परसेंटेज वाला भी है, नियम भी है, हर चीज है। जैसे हम यहां से अगर नोटिस करें, 25% का मतलब 1/4 होता है। आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, 1/4 हो गया। इसका अर्थ हो गया दाम अगर 4 है तो वस्तु 3 में बेची जाएगी। दाम अगर 4 है तो वस्तु 1 रुपए कम करके 3 में बेची जाएगी। आप समझ सकते हैं। 3 वाला दाम मुझे पता है 1125, 3 वाला दाम मुझे पता है, 4 वाला दाम मुझे ज्ञात करना है, क्योंकि ये दाम निर्धारित था, ये दाम अंकित मूल्य था, एमपी था, और इतने में बेचा जा रहा है, मतलब ये एसपी है आपका। 3 का दाम पता है तो 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 3 9, 2 11, 3 7 21, 3 5 15, 375 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 3 12, 3 15। उस वस्तु का दाम 1500 रहा होगा जिसको इस तरह से बेचा गया है। 1500 इस प्रश्न का उत्तर आया होगा। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हम क्या क्या बातें आपको बता रहे हैं उसको समझिए। हमने अभी तक आपको बताया कि वस्तु का अंकित मूल्य दिया रहेगा और छूट दी रहेगी, और आप देखिए 3 बातों को हम नोटिस कर रहे हैं। अभी हम क्रय मूल्य टच ही नहीं कर रहे हैं, लाभ हानि नोटिस ही नहीं करा है इसमें, अभी इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। आगे समझिएगा, हमसे कहा गया वस्तु का अंकित मूल्य दिया है और छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य हमको पता हो। अब यहां जो छूट दी जा रही थी वो छूट एक बार दी जा रही थी, छूट एक बार दी जा रही थी, लेकिन छूट आपकी सतत बार भी हो सकती है, कंटिन्यूड टाइम्स भी हो सकती है। अब सतत बार की अगर हम बात करें तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम सपोज करिए 1500 निर्धारित था, 1500 उसका अंकित मूल्य था। एक दुकानदार उसको 2 छूट देकर बेचता है, पहले 10% की देता है, फिर 10% की छूट देता है। उसने 2 छूट देकर बेचने का निश्चय किया।
दुकानदार 10% और 10% की छूट देकर बेचता है। हमसे पूछा गया उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए प्रश्न आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। हमने कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु का दाम 1500 निर्धारित करता है, 1500 निर्धारित करता है। ऐसी स्थिति में अगर दो छूट देकर बेचा जाए 10% और 10%, तो उस वस्तु का अंकित विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु कितने में बेची गई है। सिस्टम इसका क्या है समझिए। अगर डायरेक्ट मुझे यहां से यहां पहुंचना है तो यहां पहुंचने का नियम आप लोग देख लीजिए। मतलब जो निर्धारित दाम था उस दाम से डायरेक्टली आप पहुंचना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1500 गुणे 10% की छूट तो 90/100, फिर से 10% की छूट तो 90/100। अब आप यहां पे 200 ने इसके खत्म कर दीजिए, 200 ने इसके खत्म कर दीजिए। अब आपके पास 9 9 81 है, 81 गुणे 15 है, तो 15 1 15 है, 15 8 120, 120 1 121 हो जाएगा। 1215 रुपए में बेचेगा दुकानदार, उस सामान को 1215 रुपए में बेचेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस बात को ज्ञात करने के लिए हम आपको ऑलरेडी सिस्टम पढ़ा चुके हैं। कैसे पढ़ा चुके हैं इसकी बात करिए आप लोग। डायरेक्ट मैं कह रहा था कि हम यहां पे 1500 से ही डायरेक्ट मान को ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी सामान को, अच्छा मुझसे अगर थोड़ा सा आप लोग समझें कि अगर हम कह रहे हैं किसी सामान को पहले 10% की छूट देकर बेच रहे हैं, फिर 10% की छूट दे रहे हैं, तो बताइए उसकी वास्तविक छूट प्रतिशत कितने परसेंट की होगी, मतलब एक्चुअल छूट क्या होगी। सही से छूट प्रतिशत मुझे बता दीजिए कितने परसेंट की होगी, तो हम समझे यहां पे। अब आप समझ सकते हैं कि सही से छूट परसेंट उसकी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सही से छूट परसेंट, जैसे आप लोग लगातार 2 कमी किए थे उसकी बात करिए, तो लगातार जो 2 कमी करी गई थी उसके हिसाब से अगर सोचा जाता कि पहले 10 फिर 10, अगर आप बात कर सकते, देखिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं मुझे कि अगर हम एक छूट की बात करें तो हमें संदीप कुमार जी बता रहे हैं कि 19% की छूट मानी जाएगी, मनीष त्रिपाठी कह रहे हैं कि 21% की छूट मानी जाएगी, फिर 19-21 में कॉम्बिनेशन है। आप लोग के जो कंफ्यूजन है 19 और 21 में है। तो अब आप ये देखिए कि छूट एक्चुअली हुई क्या, बात समझिए। सबसे पहले देखिए नियम की बात करें तो सबसे पहले 10 की छूट हुई। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा सब लोग, यहां पे अपनी डाउट को, अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जब सतत बार छूट दी जाए, देखिए सतत बार, यहां पे पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। छूट के लिए, सतत बार छूट के लिए हमने कहा कि आप सबसे पहले वस्तु का दाम डिक्लेयर कर लीजिए, अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, मैंने यहां पे 100 यहां पे डिक्लेयर कर लिया। सबसे पहले मैं 10% की छूट दूंगा, तो 10% की छूट दिया मतलब कमी किया। और मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि 10% या किसी भी परसेंट को 100% में अगर 100 में से कम किया जाएगा तो मान डायरेक्ट 90 हो जाएगा। कितना हो गया, 90 हो गया, मतलब 10 डायरेक्टली घटा दीजिए, फिर इसमें 10% की छूट करिए, फिर 10% की अगर 90 में छूट करी गई तो मान 81 हो जाएगा। आप सबको पता होगा कैसे किया गया, 90 गुणे 90/100 होगा तो 81 हो जाएगा, कहने का मतलब 81 आएगा। अब आप देखिए 100 से कितना कम हुआ, 100 से कितना कम हुआ, 81 हो गया, तब 19 कम हुआ, अर्थात 19% की छूट मिली। 19% की सही सही छूट, वास्तविक छूट आपके सामने बनकर आई। अब आपको मैं कुछ बातें बता दूं, इसमें उसको समझिएगा गंभीरता के साथ। मान लीजिए किसी दुकान पे हम गए, क्योंकि देखिए 2 लोग होते हैं, एक दुकानदार होता है, एक दुकानदार होता है और एक ग्राहक होता है। मान लीजिए हम 2 दुकान पे गए, हम ग्राहक है सपोज करिए, हम गए, मेरे पास मुझे 2 दुकानदार नजर आ रहे हैं, एक शॉपकीपर 1 नजर आ रहा है, एक शॉपकीपर 2 नजर आ रहा है। शॉपकीपर 1 हमसे कह रहा है कि भैया मुझसे तुम जो है डायरेक्टली 20% की छूट ले लो, ये 20% की छूट दे रहा है। ग्राहक के ए वाला दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको 10% और 10% की 2 छूट दूंगा, मतलब मैं आपको सतत छूट दूंगा 10% और 10% की। क्योंकि हम ग्राहक हैं तो हमारी इच्छा हमेशा ये होती है, हम अधिकतम छूट पाना चाहते हैं, अधिकतम छूट लेना चाहते हैं। हम दुकानदार नहीं, हम ग्राहक हैं, हम अधिकतम छूट के लिए सोचते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा छूट की बात करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपको अधिकतम छूट नहीं मिलती है, जबकि दुकानदार जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कम से कम छूट दे। मतलब ग्राहक का दृष्टिकोण होता है ज्यादा से ज्यादा छूट ले, दुकानदार का दृष्टिकोण होता है कम से कम छूट ले। अगर ऐसी स्थिति आई कि एक दुकानदार मुझे 10% और 10% का 2 क्रमिक डिस्काउंट दे रहा है, जबकि दूसरा दुकानदार मुझे 20% की 2 लगातार एक ही डिस्काउंट दे रहा है, हम किस दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे? आप लोग उत्तर बताएं, पहले वाले के पास कि दूसरे वाले के पास। अब आप मुझे कंफर्म करें कि हम इस स्थिति में पहले वाले के पास जाना पसंद करेंगे कि दूसरे वाले के पास जाना पसंद करेंगे। कोई लोग उत्तर बताएं मुझे।
बताएं जल्दी से। पहला पहला बहुत बढ़िया, पहले 20% 20 वाले पे बहुत बढ़िया, फर्स्ट के पास जाना पसंद करेंगे, ठीक है, ग्राहक के लिए अच्छी है, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में आया करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग तुरंत उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले मेरी बात समझिएगा कि ग्राहक के दृष्टिकोण से वही छूट उपयुक्त होगी जो छूट सर्वाधिक होगी, जो अधिकतम होगी। ऐसी स्थिति जब हमारे सामने बनी, कभी कभी देखिए अब यहां पे तो आपको स्पष्ट हो गया क्योंकि ये 20% है और 10 और 10 है, तो आपके सामने मामला क्लियर है, आप तुरंत बता दोगे कि ये छूट वाले पे हम जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट 20 मिल रहा है, जबकि यहां 10-10 कम हो जाएगा। जब छूटें एक से ज्यादा होंगी तो जो उनका योग वाला मान होता है वो एक्चुअली योग से कम हो जाता है, जो उनका एक्चुअल मान होता है। अब आप ऐसे समझिएगा, यहां तो सही था, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा हुआ, इसमें एक कंडीशन आप लोग थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए अब यही पे स्थिति कुछ ऐसी होती कि जो पहला दुकानदार होता वो कहता कि मैं छूट दे रहा हूं 12% और 8% की, जबकि दूसरा दुकानदार जो है वो हमको छूट दे रहा है 10% और 10% की। अब आप समझिए, अब आप किसके पास जाना पसंद करेंगे, पहले वाले के पास कि दूसरे वाले के पास? फिर बात समझिए, यहां स्थिति समझिए कि एक दुकानदार 12% और 8% की छूट दे रहा है, जबकि दूसरा दुकानदार मुझे 10% और 10% की छूट दे रहा है। अब किसके पास जाएंगे, पहले वाले के पास कि दूसरे वाले के पास? हम क्योंकि ग्राहक हैं, फिर समझिएगा हम ग्राहक हैं, हम वही जाएंगे जहां ज्यादा छूट मिलेगी, हम वही जाएंगे जहां ज्यादा छूट मिलेगी। अब आपको समझना है कि कहां हमें ज्यादा छूट मिलेगी। अगर हम डायरेक्ट करते, ध्यान दीजिएगा, ये हमें एक्चुअल छूट कितनी दे रहा है, ये हमें एक्चुअल छूट कितनी दे रहा है इसको समझिए। तो नियम जैसे कम करने वाला था उसी को अप्लाई करते, हम लिखते 12 + 8 - 12 × 8 / 100। तो 12 8 20 होता है, 20 में से 0.96 घटेगा तो आपका हो जाएगा 19.04। यहां पे मुझे 19.04% की छूट मिल रही है, जबकि अगर मैं 10 और 10 वाले की बात करूं, इसके छूट की बात करूं, तो 10 + 10 - 10 × 10 / 100, कहने का मतलब केवल 19% की छूट मिल रही है। यहां 19% की छूट हमें मिल रही है, यहां 19.04% की छूट मिल रही है। तो पहला दुकानदार मुझे ज्यादा छूट दे रहा है, दूसरा दुकानदार मुझे कम छूट दे रहा है, तो हमारी टेंडेंसी होगी हम पहले दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे। ग्राहक के दृष्टिकोण से पहला दुकानदार बेस्ट होगा। लेकिन ये तो समझ में आया कि यहां पे तो नंबर को हमने सॉल्व करके बता दिया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमने निकाल करके बता दिया, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होगा। अब ऐसी स्थिति हम कैसे फेस करेंगे मैं आपको स्पष्ट करता हूं, आप समझिएगा। जब कभी ऐसी बातें आए तो उसको नोटिस करिए, हम उसको और कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेरे एक पॉइंट को आप लोग नोटिस करिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, ग्राहक के दृष्टिकोण से बात समझिएगा, ग्राहक के दृष्टिकोण से जिस छूट का अंतर ज्यादा होगा, ज्यादा है, वही उपयुक्त होगी। अब आप समझिए, ग्राहक उसी छूट को ले जिनमें छूट का अंतर अधिकतम है। जैसे 12 और 8 में छूट का अंतर कितने का है, 4 का है, जबकि 10 और 10 में छूट का अंतर 0 का है। तो 4 0 से बड़ा होता है, अर्थात ये छूट ग्राहक प्रेफर करेगा, पहली वाली की छूट ग्राहक प्रेफर करेगा। बात को समझिएगा, ग्राहक उसी छूट को प्रेफर करता है जिस छूटों में अंतर ज्यादा होता है। जो छूट अंतर ज्यादा प्रोवाइड करती है वही छूट ग्राहक के दृष्टिकोण से ज्यादा पसंद होती है। ग्राहक ही उस दृष्टिकोण को लेना होता है, ग्राहक ही पसंद करता है उसको। जैसे मैं आप लोगों से ऐसे कहूं, मान लीजिए हमने कहा 8% और 7%, मैंने कहा 10% और 5%। ये दो प्रकार की, एक दुकानदार इसको दे रहा था, एक दुकानदार इसको दे रहा था। अब आप समझिए, हम ग्राहक थे, हम यहां पे किस दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे, पहले कि दूसरे? आप बताइए, जुड़ करके 8 7 15, 10 5 15, आप मुझे बताएं सब लोग, किसका उत्तर कंफर्म होता है, बताइए। सेकंड, बहुत बढ़िया, सेकंड, बहुत बढ़िया, सेकंड। देखिए सेकंड सब ज्यादातर लोग बता रहे हैं हमें कि यहां पे हम, अच्छा पहली चीज स्पष्ट कर लीजिए कि हम दुकानदार नहीं हैं, हम ग्राहक हैं। हम उसके पास जाएंगे जहां जो है हमें जो छूट का अंतर, मतलब ज्यादा छूट मिलेगी।
ज्यादा छूट वहीं मिलेगी जहां छूटों के बीच का अंतर अधिकतम हो। अब आप देखिए 10 और 5 के बीच का अंतर 5 है, 8 और 7 के बीच का अंतर 1 है, तो हम किसके पास जाएंगे? इसके पास जाएंगे, अर्थात सेकंड शॉपकीपर ग्राहक के लिए बना है। ग्राहक अगर मैं हूं तो मैं सही ग्राहक तभी होऊंगा जब मैं इसके पास जाऊंगा। कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको स्पष्ट हो गई होगी। एक और इसी में कर लेते हैं, तीसरा एक और मैं कर देता हूं। फिर एक दुकानदार है, हम शॉपकीपर लिख देते हैं यहां पे। एक तीसरा और हम कर लेते हैं, थोड़ा सा और आपसे स्पष्ट कर लें। एक शॉपकीपर है यहां पे S1, एक शॉपकीपर है S2। ये छूट दे रहा था हमें 15% और 10% की, 15% और 10% की। एक दुकानदार और था जो मुझे छूट दे रहा था 12% और 13% की। अब आप जब दोनों को जोड़ रहे थे, और हम ग्राहक हैं, आप ही बता दीजिए हम किस दुकानदार के पास जाएं? पहले वाले के पास जाएं कि दूसरे वाले के पास जाएं? आप बताइए, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत मुझे बताएं कि क्या होगा। ठीक है, बताइए। फर्स्ट के पास जाएं, पहले वाले के पास जाएं, एक परफेक्ट है। जोड़ने पे देखिए नजर, जैसे देखिए कंफ्यूजन क्या लोग को आएगी भैया 15 10 25 से भी हो रहा है, 12 13 25 से भी हो रहा है। लेकिन हम अगर सही ग्राहक हैं, हम बात इसके पास जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनके बीच छूटों का अंतर अधिकतम है। 15 और 10 का अंतर 5 होता है, जबकि यहां पे अंतर 2 का है, 1 का है। तो ऐसी स्थिति पे हम नहीं जाएंगे, बल्कि यहां पे हम जाना पसंद करेंगे। एक चीज और मैं यहां पे आपको स्पष्ट कर दूं, एक नोट आप लोग समझ लीजिएगा। नोट ये है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम यहां पे जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता करते हैं, समतुल्य छूट पता करते हैं, उसकी बात अगर मैं कहूं, जैसे हम आपसे कहें कि मान लीजिए एक जगह छूट हमें 10%, 8% और 5% की दी गई हो लगातार, यहां पे 8%, 5% और 10% की दी गई हो, और हमें यहां पे कहा गया हो कि 10%, 5% और 8% की दी गई हो। इसी तरह से हमें एक और दिया है कि 5%, 8% और 10% की दिया गया हो। अब आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में सबसे अधिकतम छूट वाला ऑप्शन कौन सा है? सबसे अधिकतम छूट वाला ऑप्शन क्या है, आपको पता करना है। अब आपके सामने देखिए, अधिकतम छूट वाला ऑप्शन आपको पता करना है। इनमें से सबसे ज्यादा छूट कहां पे मिल रहा है, बताएं, बताइए। फर्स्ट, हाँ क्लियर करें। पहले में देखिए, कुछ लोग हमें पहला बता रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पे स्थिति क्या है। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, इसको समझ लीजिएगा कि यहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, आप समझिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ABCD 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि 10%, 8%, 5%, 8%, 5%, 10%, 10, 5 और 8%, 5, 8 और 10%। इसमें सबसे बड़ी छूट क्या है? तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, जब कभी भी छूटों के जो परसेंटेज हैं, अगर वो डिफरेंट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, बात को स्पष्ट करिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जब छूटों के प्रतिशत अलग अलग नहीं होते हैं, उनके क्रमों को बदल देने से उनके छूट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब यहां पे सभी छूट समान है, सभी छूट समान है। अब आप देखिए, सभी छूट समान क्यों है? यहां 10, 8, 5, यहां 8, 5, 10, यहां पे 10, 5, 8, यहां 5, 8, 10। हमने केवल क्रम को बदला है, तो क्रम बदल देने से छूट में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी छूट समान है। यहां पे कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सबके सब समान है। बात समझिए, जो मैं आपको बता रहा था उसको क्लियर करिए। जब कभी भी ऐसा हो कि छूट का जो मान दिया गया हो, परसेंटेज दिया गया हो, परसेंटेज अगर सबके सेम है और क्रमों को बदला गया हो, तो क्रम बदल देने से छूट में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यहां इस प्रश्न को नोटिस करिएगा, सभी छूट समान है। समझ रहे हैं? सभी छूट समान है। हाँ, सभी छूट समान है, इसको क्लियर करें, सभी छूट यहां पे समान होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को अगर स्पष्ट कर लें कि जब कभी ऐसा प्रश्न आए और उस प्रश्न में आपको उत्तर देना हो, तो आप बता दीजिएगा इस समय सभी छूट समान है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आप सबको क्लियर है कि नहीं है, मुझे स्पष्ट कर दीजिए। अब थोड़ा सा मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, आप सब बता दें क्लियर है, क्लियर है। ठीक,
समझ में आ गया जो बताया मैंने? अगर ऐसा आता है तो आप कह सकते हैं कि सभी छूट आपके क्या है, समान है। एग्जाम्पल दे सर, इन्होंने पूछा एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल मतलब आप ऐसे समझ लीजिए एक क्वेश्चन ही है, एक खुद एक क्वेश्चन है, कोई नियम नहीं है। क्वेश्चन आपका नियम जिस पे आधारित, उसको मैंने आपको बताया कि क्रम बदल देने से छूट में कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी के सभी छूट आपके समतुल्य होते हैं, समान होते हैं, आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात होगा, अब देखिए जो हमारा अगला टारगेट इसमें होगा उसकी बात हम लोग करते हैं। उसमें क्या क्या चीजें, अभी तो हमने जितना कुछ पढ़ाया आपको एमपी और एसपी पे पढ़ाया है, अब हम इसमें इंक्लूड करेंगे सीपी, क्रैमूल। इसकी कुछ अलग अलग स्थितियां होती है, मैं एक दो चीजें आपको स्पष्ट कर देता हूं, समझा देता हूं। जैसे क्या क्या हमें देखना होगा, इसमें देखना यह होगा कि हमसे पूछा जाएगा अगर हम किसी वस्तु के दाम को कुछ प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें, मतलब बढ़ा के अंकित करें और बढ़ाने के बाद कुछ परसेंट की छूट दें, तो बताइए उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, ये हमसे पूछा जाएगा, या हानि हो जाएगी, ये हमसे पूछा जाएगा। दूसरा कंडीशन हमसे यहां पे पूछा जाएगा, इस प्रकार की जो बातें होंगी सीपी, एमपी और एसपी में, हम आपका एक लेक्चर और लेंगे तब ये सारी चीजें आपकी स्पष्ट होगी, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे टाइप्स हैं। इसमें एक ऐसा भी हो सकता है, एक दुकानदार सोच रहा था कि मुझे इतने परसेंट का लाभ चाहिए, लेकिन दुकान चलानी है तो उसको छूट भी देनी पड़ेगी, तो छूट भी दे रहा था, तो उसे वस्तु के दाम को बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा, और कितना बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा ये मुझे पता करना है। ऐसी तमाम परिस्थितियों पर आधारित एक लेक्चर और जब बनेगा तब आपको जाकर के सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आज की क्लास को यहां पे रोकेंगे, लेकिन आपको इससे संबंधित और इनसे और लाभ हानि को मिलाकर संबंधित कुछ पीडीएफ भेजा जाएगा। सब लोग उन प्रश्नों को हल करिएगा, हल करके आप सब लोग उत्तर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो जितना कुछ इसमें बचा खुचा है उसको हम लोग फिनिश करके आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए यहीं पे हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।